हमारे रह गया हो। तो when a mobile moves into a different cell, when a mobile moves into a different cell while conversation is in progress, यानी जब चालू कॉल में मोबाइल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव होता है, तो द एमएससी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द कॉल। कौन करता है ये? एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में हमारे कॉल को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एमएससी। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली का वर्ड क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि हमको चालू कॉल में ये अलर्ट नहीं आता है कि भाई आप एक सेल, आपके सेल से अभी आप बाउंड्री पर पहुंच गए हो, सेल की लिमिट से आप अभी बाहर जाने वाले हो, अभी आप ये बटन दबाओ तो ये आपका कॉल चालू रहेगा, नहीं तो कट हो जाएगा। ऐसा कुछ अलर्ट आता है? नहीं आता है। यूजर को तो पता भी नहीं रहता कि वो कब से एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चला गया। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली का वर्ड यहाँ पर यूज किया गया। ठीक है, द एमएससी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द कॉल टू अ न्यू चैनल बिलोंग टू न्यू बेस स्टेशन। नए बेस स्टेशन में जो नई चैनल है वहां पर वो क्या करता है? हमारे कॉल को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, एमएससी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द कॉल टू अ न्यू चैनल बिलोंग टू द न्यू बेस स्टेशन इज कॉल्ड हैंड ऑफ। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, हैंड ऑफ की डेफिनेशन हमने यहाँ पे भी देखी थी पहले। हैंड ऑफ, ठीक है। The process of transferring a mobile station from one channel to another channel or from one base station to another base station. ठीक है, the process of transferring a mobile station from one channel to another channel, or you can say from one base station to another base station. ये भी सिंपल डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तो या तो आप ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। समझ में आई ये हैंड ऑफ की डेफिनेशन? ठीक है, अब हैंड ऑफ, दिस हैंड ऑफ ऑपरेशन not only involves identifying new base station but also requires that the voice and control signals be allocated to channels associated with the new base station. ठीक है, अब क्या आगे वो क्या बताना चाह रहा है? द हैंड ऑफ प्रोसेस इज नॉट ओनली इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग न्यू बेस स्टेशन, यानी सिर्फ आप अपने जो सेल में आप थे वो सेल को छोड़ के आप कौन से डायरेक्शन में, कौन से नए सेल की तरफ जा रहे हो, तो वो नए डायरेक्शन में जो सेल है उसके बेस स्टेशन को आइडेंटिफाई करना, सिर्फ बेस स्टेशन को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ कनेक्ट कर देना वो काम नहीं है। बेस स्टेशन को आइडेंटिफाई करना, फिर वो बेस स्टेशन के पास कितनी फ्रीक्वेंसी, कौन से ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स दिए गए थे, उस ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स में से फिलहाल अभी कौन सी कितनी बिजी है और कितनी फ्री है। ठीक है, तो उन फ्री चैनल्स में से फिर आपको चैनल असाइन करके देना। तो ये सब काम जो है वो हैंड ऑफ के दरमियान होता है। The processing handoff is an important task in any cellular radio system. कोई भी टाइप का सेलुलर सिस्टम हो, कोई भी टाइप का हो, यानी 1G हो, 2G हो, 2.5G हो, या AMPS हो, GSM हो, IS-95 CDA में हो, कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी जनरेशन में हो, हैंड ऑफ टास्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैनी हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज प्रायोरिटाइज द हैंड ऑफ रिक्वेस्ट ओवर कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट। ठीक है, बहुत सारी हैंड ऑफ की जो स्ट्रेटेजीज है, यानी हैंड ऑफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक है, वो टेक्निक्स में मोस्टली प्रायोरिटी जो है, पहला प्रेफरेंस जो है, मान लो दो लोगों की रिक्वेस्ट एट ए टाइम आई है एमएससी के पास। ठीक है, हैंड ऑफ करने का काम कौन कर रहा है? हैंड ऑफ का प्रोसीजर कौन करता है? एमएससी करता है। ठीक है, मगर एमएससी के पास दो रिक्वेस्ट एक साथ आई, एक रिक्वेस्ट जो है वो है हैंड ऑफ की और दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो कोई बंदा कॉल कर रहा है, यानी कॉल इनिशिएशन की। ठीक है, तो हैंड ऑफ पहले सर्विस किसको देगा? सॉरी, एमएससी पहले किसको सर्विस देगा? एमएससी पहले किसको फ्रीक्वेंसी असाइन करेगा? तो हैंड ऑफ वाले को पहले असाइन करेगा, क्योंकि उसका कॉल ऑलरेडी कनेक्टेड है, कॉल इन प्रोग्रेस है, चालू कॉल है। कॉल इनिशिएशन वाले तो एक बार नहीं लगेगा तो दूसरी बार वो ट्राई करेगा। ठीक है, मगर उसका कॉल जो है वो चालू कॉल, कनेक्टेड कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, when allocating unused channel in a cell site, यानी सेल साइट पे जो भी फ्री चैनल्स रहेंगे उसमें से एक चैनल उसको असाइन करेगा। अब ये उसके हैंड ऑफ के पैरामीटर्स हैं। कोई भी चीज को हम चेक करते हैं कि भाई ये सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, कुछ उसके पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। जैसा बच्चा है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अच्छा है कि नहीं है तो उसको मॉनिटर करने के
बहुत सारे तरीके रहते हैं, वो पंक्चुअल है कि नहीं है, लेक्चर में बराबर टाइम पर आता है कि नहीं, चाहे वो रियल में हो कि वर्चुअल में हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अटेंडेंस कितनी है, पहला तो पंक्चुअलिटी हो गई, फिर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस हो गया, फिर क्लास के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर उसके बाद उसके पीटीटी के मार्क्स हो गए, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हो गए, उसका बिहेवियर हो गया, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। तो उसी तरीके से हैंड ऑफ को जज करने के लिए क्या है कि भाई आप हैंड ऑफ की कितनी भी टेक्निक बना लो, जो भी टेक्निक से आप हैंड ऑफ करेंगे वो सक्सेसफुली हैंड ऑफ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बार आप ट्राई कर रहे हो उसमें से 5 बार हो रहा है, 5 बार फेल हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5-10 बार आप ट्राई कर रहे हो तो 10 के 10 बार हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 9 बार तो हो ही जाना चाहिए हैंड ऑफ, ठीक है। सिस्टम, सेलुलर सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि हैंड ऑफ की जो पॉसिबिलिटी है वो इनफ्रीक्वेंट ले, इनफ्रीक्वेंट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम रहे। बार बार हैंड ऑफ होगा तो बार बार एमएससी के ऊपर वर्कलोड आएगा, तो एमएससी दूसरे काम देखेगा कि ये काम देखेगा, ठीक है। तो सिस्टम हमको ऐसा डिजाइन करना है कि बार बार हैंड ऑफ भी ना हो, ठीक है। जितना बार बार हैंड ऑफ होगा मतलब सेलुलर सिस्टम हमारा इसमें कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है वो इम्पर्सिटिबल, इम्पर्सिटिबल का दूसरा इजी वर्ड जो क्या है वो अननोटिसेबल, यानी यूजर को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई मेरा हैंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। यानी इतना स्मूथ कंडक्शन होना चाहिए। तो परफॉर्म सक्सेसफुली, इनफ्रीक्वेंटली एंड इम्पर्सिटिबल, यानी अननोटिसेबल टू द यूजर, ठीक है। ये तीन बातें आप हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। In order to meet this requirement, the system designs must specify an optimum signal level at which to initiate a handoff, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स, यानी ये तीनों रिक्वायरमेंट जो है हमारी उसको फुलफिल करने के लिए सिस्टम क्या करता है, एक ऑप्टिमम सिग्नल लेवल को डिफाइन करता है कि अगर उसके नीचे गया हमारा सिग्नल तो हमको हैंड ऑफ की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करनी पड़ेगी, हैंड ऑफ की प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो once a particular signal level is specified as the minimum usable signal for acceptable voice quality at the base station receiver, normally taken as a between -90 dB to -100 dB, ये उसकी रेंज है जो प्रैक्टिकली ये रेंज में रहता है, ठीक है। As slightly stronger level is used as a threshold at which the handoff is made, ठीक है। अभी ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मेन हैंड ऑफ के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता घुसना चालू हो गए। Once a particular signal level is specified, यानी हर पर्टिकुलर कॉल के लिए हमारा मोबाइल और बेस स्टेशन जो है वो पावर कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस कॉल के लिए हमको कितने पावर की जरूरत है, क्योंकि हर बार यूजर का लोकेशन अलग हो सकता है। हर बार जब हम मोबाइल से कॉल लगाते हैं तो हर बार हमारे यूजर का लोकेशन जो है वो अलग हो सकता है। तो इसके लिए हर इंडिविजुअल कॉल के लिए पावर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो मिनिमम कितना पावर लगेगा इस कॉल को कनेक्ट करने के लिए और ये कॉल को चालू पूरा कंप्लीट करने के लिए अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ, तो जब डिफाइन हो जाता है तो उस लेवल से थोड़े ऊपर वाले स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, मान लीजिए -90 dB उसका पावर लेवल जो है वो क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो -90 से थोड़ा ऊपर का लेवल कौन सा है, -80, तो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, यानी जितना हमको वॉइस की क्वालिटी के लिए मिनिमम सिग्नल चाहिए उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम क्या करेंगे, एज अ थ्रेशोल्ड के लिए उसको डिसाइड करेंगे। यानी थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स का पेपर है तो 28 मार्क्स जो है वो क्या है, आपके मिनिमम पास होने के लिए है, मिनिमम यूजेबल सिग्नल, मिनिमम 28 मार्क्स तो आपको आना ही चाहिए, तो ये आप पास होंगे। तो आप अपना टारगेट कितना रखोगे, 70 में से 28, तो 28 मार्क्स का ही पेपर लिखोगे या पढ़ाई करते टाइम पे 28 मार्क्स का ही टारगेट रखोगे, नहीं ना, थोड़ा ऊपर रखेंगे ना। 28 चाहिए तो मुझे कम से कम 50 मार्क्स का पेपर लिखना चाहिए या 40 मार्क्स का पेपर लिखना चाहिए, 45 मार्क्स का पेपर लिखना चाहिए। तो 45 का लिखूंगा तो 30 मिलेंगे, ठीक है। तो 40 आपका मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 28, आपने टारगेट कितना रखा, 40, 12 मार्क्स का डिफरेंस है ना। तो 40 क्या हो गया मेरा, थ्रेशोल्ड लेवल हो गया। 40 मेरा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड लेवल हो गया। समझ में आ रही बात। अब उसको यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं। ये अभी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर है टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, RSSI, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ लेवल या इंडिकेटर, RSSI, ठीक है। अब ये
हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड ये है, ये जो लेवल है ये क्या है, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड है, ठीक है, यानी 40 मार्क्स जो मैंने रखा ना वो मेरा है। और ये क्या है, मेरा मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू मेंटेन अ कॉल, ठीक है, एक कॉल के लिए मुझे मिनिमम कितना पावर चाहिए वो इतना, ये लेवल है। तो मैंने मेरा थ्रेशोल्ड कितना सेट किया, इतना, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर, उससे थोड़ा ऊपर मैंने मेरे थ्रेशोल्ड को क्या किया, सेट किया, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, लेवल एट पॉइंट ए, ये यहाँ नॉर्मली मेरा सिग्नल जो था वो यहाँ पर था, कॉल चालू हुआ, ठीक है, मेरा सिग्नल इतना स्ट्रांग था, हालांकि मुझे चाहिए कितना, मिनिमम इतना चाहिए, मगर मेरा सिग्नल इतना स्ट्रांग था। फिर यूजर जो है वो क्या होते गया, अपने बेस स्टेशन से दूर होते गया, तो अपने बेस स्टेशन से दूर होते गया तो उसका सिग्नल लेवल जो है वो क्या होते गया, डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते गया, ये पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। फिर और कंटिन्यूसली डिक्रीज होते गया, कोई एक्शन नहीं लिए तो डिक्रीज होते गया और डिक्रीज होते गया, मिनिमम लेवल तक भी पहुंच गया, यानी ये एकदम मिनिमम पावर है जो कॉल को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए, उसके फिर नीचे तो कॉल चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर और मेरा मोबाइल जो है वो बेस स्टेशन से दूर होते गया, दूर होते गया, और मेरा पावर जो है वो एकदम लो हो गया, और मेरा कॉल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा कॉल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हर चीज जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही थी। इसका जो सिनेरियो है वो इधर नीचे है, ये, ठीक है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन जो आ रही है ये इधर, ठीक है, बेस स्टेशन 1 में था, ये यूजर है, ये कार जो है वो क्या है, यूजर है, ठीक है, ये वाले बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड था। तो ये इसका मूविंग डायरेक्शन क्या था, ये इधर उसका मूविंग डायरेक्शन है, ये राइट साइड में। तो राइट साइड में जाएगा तो बेस स्टेशन 1 के टावर से वो क्या है, दूर होते गया, दूर होते गया, जैसे जैसे वो दूर होते गया वैसे वैसे उसका सिग्नल जो है वो क्या होते गया, डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते गया, और लास्ट में हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जो है, यहाँ पर ये हैंड ऑफ का थ्रेशोल्ड जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होना चाहिए था, हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट होनी चाहिए थी। तो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हुई, मगर सिस्टम जो है वो हैंड ऑफ का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर और हमारा सिग्नल डिक्रीज हो गया, कहां पर पहुंच गया, मिनिमम कॉल के एक्सेप्टेबल लेवल पे पहुंच गया, फिर भी जो है वो हमारा हैंड ऑफ नहीं हो पाया, और सिग्नल जो है फिर एकदम डिक्रीज होके फिर हमारा कॉल जो है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। समझ में आई बात, हमारा कॉल जो है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो हमारा यूजर ये सेल से ये सेल में जा रहा था, और ये थ्रेशोल्ड लेवल पर आने के बाद क्या होना चाहिए था, उसकी हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट होनी चाहिए थी, जनरेट हुई, एमएससी के पास रिक्वेस्ट गई, मगर एमएससी के पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं था, और सिग्नल जो है वो डिक्रीज होते होते हमारा कॉल जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिनेरियो, इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिनेरियो है, यानी वो केस जिसमें हैंड ऑफ फेल हो जाता है, वो सिनेरियो, वो सिचुएशन जिसमें हैंड ऑफ जो है फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉल का पावर लेवल था, ठीक है। फिर यूजर जो है वो सेल के बेस स्टेशन से दूर होते गया, तो उसका सिग्नल डिग्रेड होते गया, डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते होते कहां पर पहुंच गया, जो हमने हैंड ऑफ का थ्रेशोल्ड सेट किए थे वहां पर पहुंच गया। तो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी ये वाले पॉइंट पर, मगर हैंड ऑफ के प्रोसीजर तो होना है ना, मोबाइल से हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट बेस स्टेशन के पास जाएगी, बेस स्टेशन से एमएससी के पास जाएगी, फिर एमएससी देखेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शन में बेस स्टेशन कौन है, वो बेस स्टेशन के पास कितनी चैनल है, उसमें से फ्री कितनी है, फिर उसको आपको असाइन करना, ठीक है। ये तो वर्बली है, वो सब एल्गोरिथम में, सॉफ्टवेयर में होगा, फिर हार्डवेयर वो हिसाब से सिग्नल जनरेट करके आपको सिग्नल भेजेगा। वो पूरा प्रोसेस खत्म होने में क्या हो गया, आपको नए नई सिग्नल जो है, न्यू फ्रीक्वेंसी जो है, ये सेल बी की बेस स्टेशन 2 का जो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको मिला ही नहीं, तो आपका कॉल क्या हो गया, फाइनली क्या हो जाएगा, आपका कॉल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन में क्या होगा, कॉल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रॉपर में क्या होगा, प्रॉपर में देखो यहाँ पर ये जो लेवल था ना, लेवल एट पॉइंट ए, वही लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमने इसको यहाँ पर नाम दे दिया बी, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। दोस्त ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम ए बी, और ये डायग्राम, ये पूरा एक ही डायग्राम है, और इसको क्या कहते हैं, इलिस्ट्रेशन ऑफ हैंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है, एट सेल बाउंड्री, सेल की बाउंड्री पर हैंड ऑफ का सिनेरियो जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो प्रॉपर में क्या हुआ, हमारा मोबाइल जो है वो बेस स्टेशन से दूर होते गया, सिग्नल क्या होते गया, डिग्रेड होते गया, ठीक है,
सिग्नल डिग्रेड होते होते कहां पर पहुंच गया, उसके थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गया, लेवल एट विच हैंड ऑफ इज मेड। यानी हमारा जो ये थ्रेशोल्ड लेवल है ना, ये हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड, ये वही है, ठीक है। लेवल एच एट विच हैंड ऑफ इज मेड, तो जैसे ही हमारा पावर रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड को टच किया, वैसे ही फॉरेन सिस्टम ने क्या किया, हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और उसको ये वाले बी वाला जो सेल है, बी वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पे जो हमारा सिग्नल आ रहा था वो सिग्नल उसको हमने असाइन कर दिया। तो वापस से सिग्नल लेवल जो डिक्रीज हो रहा था, सिग्नल जो हमारा डिक्रीज हो रहा था वो वापस से क्या हो गया, इंक्रीज होने लगा, वो वापस से क्या हो गया, इंक्रीज होने लगा, क्योंकि यूजर इस तरफ जा रहा है ना, तो ये यूजर अभी इधर आ जाएगा, तो ये बेस स्टेशन के आहिस्ता आहिस्ता करीब आएगा तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसके लिए सिग्नल डिक्रीज हुआ, हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हुई, हैंड ऑफ मिला, तो हैंड ऑफ जैसे ही मिला वैसे ही सिग्नल वापस से क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा, अपग्रेड होने लगा, और फिर अपग्रेड होके वो हमारा कॉल जो है वो कंटिन्यूस चालू हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर हैंड ऑफ सिनेरियो है, प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन या सिनेरियो, कि भाई सिग्नल डिक्रीज हुआ, थ्रेशोल्ड, हैंड ऑफ के थ्रेशोल्ड पे टच हुआ, वैसे ही हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया गया, उसको प्रायोरिटी दी गई और हैंड ऑफ हो गया सक्सेसफुली। तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो डिक्रीज हो रहा था वो वापस से इंक्रीज होने लगा और हमारा कॉल जो है वो मेंटेन का मेंटेन ही रहा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर दो चीजें मेन जो ध्यान में रखने वाली थी, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ये कि जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल जो है सिग्नल का, उससे हैंड ऑफ का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये हमारा मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल जो था वो ये था, ठीक है, ये हमारा मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल था। तो हैंड ऑफ का जो लेवल था वो हमने उससे थोड़ा ऊपर रखा, ठीक है, ये हमारा हैंड ऑफ का लेवल था। तो यानी मिनिमम, यानी इन शॉर्ट अगर समझाने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ना कि जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। क्या होगा, आदमी प्यासा मर जाएगा। तो जब एकदम मिनिमम लेवल पे हम पहुंच जाएंगे उस टाइम पे अगर हम हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट को तो जब मिनिमम लेवल पे हम पहुंचेंगे उस टाइम पे अगर हम हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और उसका प्रोसीजर होगा, तो कब कुआं खुदेगा, कब पानी निकलेगा और कब प्यास बुझेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं नॉर्मली, जितना मिनिमम लेवल है उससे थोड़े ऊपर लेवल पर ही हम थ्रेशोल्ड रखते हैं, ताकि सेफर साइड थोड़ा पहले से ही हम प्यास लगने से पहले से ही कुआं खुदना शुरू कर दे, और जब जैसे ही प्यास लगेगी हमको वैसे ही क्या हो जाए, हमको डायरेक्टली पानी मिल जाए, ठीक है। तो इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन रिस्की है, कॉल ड्रॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और प्रॉपर में कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा कंप्लीट डायग्राम है ये ये पूरा एक कंप्लीट डायग्राम है। एग्जाम में ये डायग्राम हैंड ऑफ सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, तो ये डायग्राम आपको बना के उसको एक्सप्लेन करना है, और ये डायग्राम एक ही पेज पे बनाना है, याद रखो, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये एक अलग पेज पे बनाओ, फिर बी और ये नीचे वाले को अलग, ऐसा मत करो, पूरा एक पेज यूज करो और अच्छे से पूरा ये डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो, इम्प्रॉपर में क्या होता है और प्रॉपर में क्या होता है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंट जो मैं हम डिस्कस कर रहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन होना चाहिए आपके आंसर के अंदर। और भी पॉइंट है आगे यहाँ पर बाकी है, ठीक है, एक दो पॉइंट और बाकी है इसके, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये इतना समझ में आया तो फिर और उसका एक सेकंड कॉइन की जो सेकंड साइड है वो फिर मैं बताऊं। इतना समझ में आया हैंड ऑफ सिनेरियो? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आरिफ, नवेद, इमरान, फुरकान, अशरफ, हंजला, फरजीन, नंदनी, आकाश, रिजवान और शाहनवाज। दो शाहनवाज कौन है? शाहनवाज खान, हाँ अच्छा ठीक है, दो है शाहनवाज, एक डायरेक्ट सेकेंडरी का, एक रेगुलर है। माफ कर, सो रहा है।
देखो उसका सेकंड पार्ट क्या है, उसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि जो कह रहा है कि दोनों के बीच की जो मार्जिन है, दोनों के बीच की मार्जिन मतलब ये दोनों के बीच की जो मार्जिन है, मीनिंग हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड और ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल, ये दोनों के बीच की जो मार्जिन है उसको क्या कहते हैं, दोनों के डिफरेंस को, ये भी पावर लेवल है और ये भी पावर लेवल है, ठीक है, दोनों भी क्या है, पावर लेवल ही है। हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड थोड़ा बड़ा है और हैंड ऑफ मिनिमम थोड़ा छोटा है। तो ये पीआर हैंड ऑफ, उसको हमने क्या नाम दिए, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड को क्या नाम दिए, रिसीव, हैंड ऑफ रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड पावर हैंड ऑफ, ठीक है, और रिसीव्ड पावर मिनिमम यूजेबल, यानी कॉल को मिनिमम चलाने के लिए जो पावर चाहिए। तो दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेल्टा, यानी ये बीच की जो जगह है ना, ये इतनी बीच की जो जगह है इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो गैप है दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। डेल्टा की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर जो है, यहाँ पर मैं अलग से बना के बता रहा हूँ, ठीक है, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल इतना है और मिनिमम एक्सेप्टेबल कॉल जो है वो इतना है। ये दोनों के बीच में जो गैप जो है वो इतना बड़ा है, ये क्या है, डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा है, ठीक है। ये पहला केस है, ठीक है। दूसरे केस को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कहाँ पे बनाऊं, ठीक है, इसको हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पे दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये एक केस है और ये दूसरा केस है। ठीक है, ये भी डेल्टा है। अब ये मेरा थ्रेशोल्ड लेवल है, ये मेरा क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल है टी, और ये मेरा मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ये डेल्टा की वैल्यू जो है कैन नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। क्या होगा टू लार्ज में, क्या होगा, देखो ये क्या है, टू लार्ज, डेल्टा की वैल्यू बड़ी है, थ्रेशोल्ड और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। तो क्यों ऐसा बोल रहा है, ऐसा कि कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल का जो सिग्नल है वो डिक्रीज होते होते क्या हो गया, थ्रेशोल्ड को टच हो गया, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड को टच हो जाएगा तो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, मगर थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वापस से इंक्रीज होने लगता है, वापस से क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो मोबाइल के सिग्नल का पावर जो है वो डिक्रीज होने लगा, इतना डिक्रीज हो गया कि हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड को पहुंच गया, मगर थोड़े ही टाइम बाद वो खुद ब खुद विदाउट हैंड ऑफ उसका पावर जो है वो क्या है, इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो अब इंक्रीज होने लगा, यहाँ पर क्या हो गया कि ये हैंड ऑफ की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, तो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, एमएससी अपना काम करना चालू हो जाएगा, मगर बाद में उसका पावर तो इंक्रीज हो गया, उसको हैंड ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डेल्टा अगर बहुत ज्यादा रहा तो क्या होगा, अननेसेसरी बार बार थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा और हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट बढ़ते आते रहेगी और एमएससी के ऊपर बर्डन हो जाएगा। और डेल्टा अगर बहुत छोटा रहा तो बहुत छोटे में क्या होगा, मोबाइल का पावर डिक्रीज होगा और हैंड ऑफ की ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है तो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से क्या होगा, हैंड ऑफ के पूरे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और हमारा पावर लेवल जो है वो मिनिमम को क्रॉस करके क्या हो जाएगा, हमारा कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दो सिनेरियो है कि डेल्टा की वैल्यू बहुत अगर ज्यादा रही तो क्या होगा और बहुत स्मॉल रही तो क्या होगा। बहुत स्मॉल रही तो क्या होगा कि हैंड ऑफ के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए हमको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा कॉल
टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा तो क्या होगा कि हमारा थ्रेशोल्ड लेवल बहुत ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से बार बार थोड़ा सा भी अगर मोबाइल का पावर डिक्रीज होगा तो वो थ्रेशोल्ड को टच करेगा, एंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। और जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों के बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से वापस से हमारा मोबाइल का पावर जो है वो बढ़ जाए, उसको एंड ऑफ की जरूरत ना पड़े। तो ये वो यहाँ पर समझाना चाह रहा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके आंसर में लिखना ही है कि इफ डेल्टा इज टू लार्ज द अननेसेसरी हैंड ऑफ व्हिच बर्डन्स द एमएससी में ओकर। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू बहुत ज्यादा रही तो अननेसेसरी बार बार हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट आती रहेगी और एमएससी के ऊपर क्या रहेगा, बर्डन आ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। एंड इफ डेल्टा इज टू स्मॉल देयर बाय इनसफिशिएंट टाइम, क्या होगा, डेल्टा अगर बहुत छोटा रहा तो इनसफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट हैंड ऑफ बिफोर अ कॉल लॉस्ट ड्यू टू वीक सिग्नल कंडीशन। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। दिस ड्रॉप कॉल इवन कैन हैपन व्हेन देयर इज एक्सेसिव डिले बाय द एमएससी इन असाइनिंग अ हैंड ऑफ। ये कॉल ड्रॉप जो होगा वो सेकंड सिनेरियो में कब हो सकता है कि अगर एमएससी को बहुत टाइम लग जाता है नई फ्रीक्वेंसी असाइन करने के लिए, और या तो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है कि व्हेन डेल्टा इज सेट टू स्मॉल फॉर द हैंड ऑफ टाइम। ये दो केस में क्या हो सकता है, हमारा हैंड ऑफ प्रोसीजर जो है वो फेल हो सकता है। पहला, एमएससी न्यू बेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को असाइन करने में उसको टाइम लग गया, एक्सेसिव डिले, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया उसने, या तो डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी है जिसकी वजह से एमएससी को सफिशिएंट टाइम मिला ही नहीं कि वो अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर सके और हमारा कॉल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ये कॉल ड्रॉप होने की दो प्रोबेबिलिटी है हैंड ऑफ के टाइम पर। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर भी इसको लिखना है। देयरफॉर तो इसका सॉल्यूशन क्या है, डेल्टा इज चूजन केयरफुली टू मीट दिस कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। यानी बहुत बड़ा रहेगा तो अननेसेसरी बर्डन आएगा, बहुत छोटा रहेगा तो इनसफिशिएंट टाइम रहेगा। तो इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ, यानी हमेशा ट्रेड ऑफ, एतदाल का मॉडरेट रास्ता जो है वो चूज करना चाहिए। डेल्टा की वैल्यू इतनी छोटी भी नहीं रहनी चाहिए कि हमको हैंड ऑफ करने का पूरा टाइम ही नहीं मिले, और इतनी बड़ी भी नहीं रहनी चाहिए कि बार बार अननेसेसरी हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट होती रहे और एमएससी के ऊपर बर्डन आए। तो इसके लिए उसने क्या बोला है कि डेल्टा इज चूजन केयरफुली टू मीट दिस कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिगर 5 इलस्ट्रेट्स द हैंड ऑफ में डेमोंस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, ये फिगर 4 ही है। ठीक है, यहाँ पर वो टाइपिंग मिस्टेक है, ये फिगर 4 ही है, आगे लिखा है ना 4A। एक्सेसिव डिले में ऑकर ड्यूरिंग द हाई ट्रैफिक कंडीशन। एक्सेसिव डिले जो था यहाँ पर जो रीजन, ये कहाँ चले गए, एक्सेसिव डिले, ये एमएससी को ज्यादा डिले लग सकता है। तो कौन से टाइम में एमएससी को ज्यादा डिले लग सकता है, तो एक्सेसिव डिले में ऑकर ड्यूरिंग द हाई ट्रैफिक कंडीशन ड्यू टू कंप्यूटेशनल लोडिंग एट द एमएससी और ड्यू टू द फैक्ट दैट द नो चैनल्स आर अवेलेबल। एक्सेसिव डिले लगने के दो रीजन हो सकते हैं कि एमएससी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा कॉल कन्वर्सेशन एट अ टाइम चालू है, या तो उसके पास कोई फ्री चैनल अवेलेबल ही नहीं थी जिसकी वजह से एमएससी जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, in deciding when to hand off, it is important to ensure that the drop in the measured signal level is not due to the, ठीक है, in order to ensure this the base station monitors the signal level for a certain period of time before handoff is initiated। इसके लिए बेस स्टेशन जो है वो हमेशा हमारे सिग्नल लेवल को क्या करते रहता है, मॉनिटर करते रहता है। ठीक है, उसके उसके वो जितना भी पावर जो मेजर करता है उसका वो एवरेज निकालता है। दिस रनिंग एवरेज मेजरमेंट, यानी जो भी बेस स्टेशन के पास रीडिंग आती है मोबाइल की, उसका वो एवरेज निकालता है और उसके ऊपर से वो डिसाइड करता है कि भाई हैंड ऑफ करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये एवरेज निकालने से क्या होता है, शुड बी ऑप्टिमाइज सो दैट द अननेसेसरी हैंड ऑफ आर अवॉइडेड। ठीक है, पावर का एक सिग्नल वीक हो गया तो डायरेक्टली हम हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट जनरेट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। जितने भी सिग्नल्स मोबाइल से आते रहते हैं तो बेस स्टेशन उसका लॉग बनाता है और उसका एवरेज निकालता है। अगर वो एवरेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो वो हैंड ऑफ करेगा, हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट के लिए स्टार्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी हैंड ऑफ को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टाइम नीडेड टू डिसाइड हैंड ऑफ इज नेसेसरी डिपेंड ऑन द स्पीड एट द व्हीकल। ठीक है, हैंड ऑफ के टाइम और जो यूजर जो है वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अभी आगे का जो पॉइंट है यहाँ से, if the slope of the short term average received signal at the given time is ठीक है। अब ये पावर मॉनिटरिंग का काम जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इन फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेलुलर सिस्टम सिग्नल स्ट्रेंथ मेजरमेंट आर मेड बाय द बेस स्टेशन।
फर्स्ट जनरेशन में ये जो सिग्नल को मेजर करना और उसका लॉग बनाना, ये काम कौन करता था? बेस स्टेशन करता था, और उसको सुपरवाइज कौन करता था? एमएससी करता था। तो इस बेस स्टेशन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल इट्स रिवर्स वॉइस चैनल। रिवर्स वॉइस चैनल यानी मोबाइल से जो सिग्नल बेस स्टेशन पे आता है, उसमें वो पावर लेवल को क्या करते थे? मेजर करते थे। In addition to measuring the RSSI of calls in progress within the cell, a spare receiver in each base station called a locator receiver। ठीक है, एक तो मोबाइल से जो सिग्नल आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसका लॉग बनाने के लिए एक RSSI रहता ही था, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, वो मेजर करता था पावर का। उसके अलावा एक स्पेयर में हर बेस स्टेशन के पास एक स्पेयर रिसीवर रहता था, जिसको क्या कहते थे? लोकेटर रिसीवर कहते थे। वो क्या करता था? टू डिटरमाइन द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ मोबाइल यूजर विच आर इन अ नेबरिंग सेल। नेबरिंग सेल में जो मोबाइल स्टेशन है उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है उसको वो क्या करता था? मॉनिटर करता था। उससे क्या मिलता था हमको? द लोकेटर रिसीवर इज कंट्रोल्ड बाय एमएससी एंड is used to monitor the signal strength of user in neighboring cell which appear to be in need of handoff and report all RSSI values to the MSC। ये जो एक्स्ट्रा वाला स्पेयर वाला जो रिसीवर था, जिसको हम लोकेटर रिसीवर कहते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता था? एमएससी। और वो पड़ोसी बाजू वाले नेबरिंग सेल के अंदर जो वो मोबाइल रहते थे, जो एकदम बाउंड्री के पास है, जिनका सिग्नल स्ट्रेंथ उनके बेस स्टेशन के साथ बहुत वीक चल रहा है, उसकी रिपोर्ट बना के वो एमएससी को देते थे, ताकि एमएससी को पता चले कि भाई इतने और हैंड ऑफ के केसेस प्रोबेबली मुझे बहुत नजदीक में आ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द लोकेटर रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ इंफॉर्मेशन ईच बेस स्टेशन द एमएससी डिसाइड इफ अ हैंड ऑफ इज नेसेसरी और नॉट। ये लोकेटर रिसीवर की जो एक स्पेयर रिसीवर एक्स्ट्रा रिसीवर बेस स्टेशन के पास है, जो एमएससी उसको मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे एमएससी डिसाइड करेगा कि भाई जो वीक सिग्नल वाले जो मोबाइल हैं जो सेल की बाउंड्री के पास है, उनको अभी हैंड ऑफ की जरूरत है या नहीं है। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया? पूरा उल्टा हो गया। फर्स्ट जनरेशन में बेस स्टेशन क्या करता था? मॉनिटर करता था और एमएससी उसको सुपरवाइज करता था। सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया? ये काम उठा के पूरा दे दिए किसको? मोबाइल को दे दी। सेकेंड जनरेशन टीडीएम वाला जो था, तो हैंड ऑफ डिसीजंस आर मोबाइल असिस्टेड। ठीक है, तो माहो करके जो है मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ वो यूज होने लगा, जिसमें every mobile station measure the received power from the surrounding base station and continuously report the result of the measurement of the serving base station। ठीक है, हर मोबाइल क्या करने लगा? जो करंटली वो बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, वो उसको कितना पावर का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, और उस सेल के सराउंडिंग में जो नेबरिंग सेल है, उनके बेस स्टेशन से जो सिग्नल उस मोबाइल के पास आ रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं। ठीक है, यानी मोबाइल अभी पूरा क्या कर रहा है? पावर मेजरमेंट और पावर मॉनिटरिंग का काम अभी मोबाइल करने लगा। किस तरीके से? कि वो खुद के सेल का जो बेस स्टेशन है वहां से कितने स्ट्रेंथ का सिग्नल आ रहा है, और सराउंडिंग में जो नेबरिंग सेल है वहां से जो सिग्नल आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका एक लॉग बनाता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा उस वो बेस स्टेशन के साथ मोबाइल क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। यानी पूरा सेकेंड जनरेशन में पावर मॉनिटरिंग का काम जो है वो पूरा बेस स्टेशन और एमएससी से हटा के खुद किसके ऊपर आ गया? मोबाइल के ऊपर आ गया। तो मोबाइल एक लिस्ट बनाने लग गया। ठीक है, एक नेट मॉनिटरिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता था पहले, जो हमारे ये जो हैंडसेट वाले सॉरी कीपैड वाले जो मोबाइल है, उसमें नेट मोन करके एक सॉफ्टवेयर हम गैलरी में जाके वो लोग डाल के देते थे, जिससे हमको लिस्ट पता चलती थी कि भाई कितने सराउंडिंग में बेस स्टेशन जो है वहां से जो सिग्नल आ रहा है उसकी लिस्ट उसमें दिखाई देती थी। तो माइनस डीबी में जो है वो उसमें पावर लिखा रहता था। तो मोबाइल क्या करता था कि करंट बेस स्टेशन और सराउंडिंग नेबरिंग बेस स्टेशन के सिग्नल्स की एक लिस्ट बनाता था, जिसमें जो बेस स्टेशन का पावर जब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके साथ मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता था? अपना हैंड ऑफ कर लेता था। वो बेस स्टेशन के साथ वो क्या होता था? कनेक्ट हो जाता था। और यही टाइप के हैंड ऑफ को क्या कहते हैं? माहो कहते हैं। इसी टाइप के हैंड ऑफ को क्या कहते हैं? माहो कहते हैं, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जो सेकेंड जनरेशन में इम्प्लीमेंट किया गया, जो सेकेंड जनरेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। और सेकेंड जनरेशन में भी खास करके जो जीएसएम है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम स्टैंडर्ड जो है वो ये वाले हैंड ऑफ टाइप को ज्यादा प्रिफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, फिर अभी हमारा नेक्स्ट उसका टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ फिर चालू होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई, 2 मेजर पॉइंट्स मैंने बताया जो आपके आंसर में होना चाहिए, याद रखो उसको खास करके। ठीक है, एक वो डेल्टा की वैल्यू अगर 2 लार्ज होगी तो क्या होगा, 2 स्मॉल होगी तो क्या होगा। और उससे पहले वाला क्या था कि भाई मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कॉल के लिए, तो हैंड ऑफ का थ्रेशोल्ड जो है वो उससे थोड़ा हम ऊपर सेट करते हैं। ठीक है,